देखिए आप लोग जो हैं सभी के, आप सब जो हैं वो बोर्ड के एस्पिरेंट हैं। कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट है कि बोर्ड में कैसे हम मार्क्स लेकर के आए, तो देखिए बोर्ड में मार्क्स लाना जस्ट लाइक एन आर्ट है। इट डज नॉट जज दैट व्हाट द लेवल ऑफ योर नॉलेज। बोर्ड एग्जाम में देखिए आपको बेसिकली क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, 3 तरीके से। आपके पहले चैप्टर से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां से 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे आपके थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी से कैसे आएंगे, जैसे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चंस, या आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। थ्योरी से कुछ इस तरीके से बनेगा, साथ में डेरिवेशन जितने भी थे मैंने आपको बताए हुए हैं, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं या कह सकते हैं न्यूमेरिकल जो हैं, आपके न्यूमेरिकल सेक्शन से यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ा दिया, तो उसमें 3 तरीके से देखिए क्वेश्चन आएंगे आपके। एक थ्योरी से आ सकता है, डेरिवेशन से आएंगे, और न्यूमेरिकल्स। तो मैंने आपको तीनों खंड को अच्छे से कवर अप किया है। ठीक, आप एनसीईआरटी के देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपके गॉस के नियम भी शामिल किया गया है, लेकिन आप अगर नगीन पब्लिकेशन हो गया या फिर बालाजी की बुक को प्रेफर करते हो, तो उसमें उस पहले चैप्टर को, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका रखा गया है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश, और दूसरा गॉस के प्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग आपको बताए गए हैं गॉस के नियम के। तो मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इस दोनों सेक्शन को पहले में बता दिया। अब इसका बाद का जो चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत विभव, तो हम लोग उस पर अब चर्चा करेंगे। आज का अगला चैप्टर होगा। अब हम लोग देखिए नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो आप सभी हेडिंग आप लोग डाल देंगे, चैप्टर का नाम क्या है, फिर उस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है, इसमें हम आवेशों को, आवेश कहें या इलेक्ट्रॉनों को, हम किस अवस्था में पढ़ते हैं, एट रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं। किस अवस्था में? विरामा अवस्था में पढ़ते हैं। और इसीलिए हिंदी में इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स एट द रेस्ट पोजिशन। हम स्थिर अवस्था में इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम पहले चैप्टर को ब्रेक करें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिवाइड करना चाहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम डिवाइड हमने 2 चैप्टर में किया हुआ है। एनसीईआरटी ने, हमने ना कहे, एनसीईआरटी ने इसको 2 भागों में विभाजित किया है, जिसको चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे। इसमें 1+2 दोनों आएगा। एक है चैप्टर नंबर 1 और अगला क्या है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में अगर हम बात करें, बेसिकली हम 2-3 चीजों को फोकस किए थे। एक, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो इन 4 सेक्शन पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब देखिए आने वाला जो चैप्टर है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें किन किन चीजों को हम चर्चा करेंगे वहां पे लिख रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में? हम सबसे पहले तो हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में जानेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर के बारे में, डाई इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर के बारे में। एक कैपेसिटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% आपके प्रॉब्लम आते हैं पेपर में। कैपेसिटर के बारे में देखेंगे और अंत में हम एक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर को, जिसको वन डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं। वन डे ग्राफ्स, जनित या जनरेटर, हिंदी में जनित बोलते हैं। तो देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी कई किताबों में अगर आप देखोगे तो कई सारे अलग अलग चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। नगीन वगैरह में देखेंगे तो आप अलग है, इतनी चीजों को एक में कर दिया, फिर आगे अलग चैप्टर बना दिए। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो उस चैप्टर नंबर 2 में वहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर, वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो यहां से आपके देखिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, यहाँ से सर्किट बेस आपको न्यूमेरिकल पढ़ने होंगे, और आपके यहाँ जैसे फिजिक्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो उस डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस हम पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर। ऐसे करके आप देखोगे तो दोनों बुक मिला के करीब 5 से 6 डिवाइसेस हैं जिनको आपके पेपर में 100% आता है। जैसे वन डे ग्राफ जनरेटर हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गए, जनरेटर, एसी जनरेटर, तो ऐसे करके कई सारे डिवाइस हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, सब हम लोग अच्छे से वेल अप टू डेट होकर के पढ़ेंगे। 5 डिवाइस हैं और एक 5 नंबर में ही आते हैं, कोई ना कोई तो जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में, एटलीस्ट 1 तो पूछा ही जाता है। कभी कभी पेपर में देखा गया बोर्ड में कि 2-2 डिवाइसेस आ चुकी हैं, तो हम इसको बिल्कुल अलग से लेके चलेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 जो है ये थोड़ा सा मेजर पोर्शन है और इसको अच्छे से लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी। वैसे नॉर्मली जो सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं आप इसके बारे में पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो ये सब सारी चीजें आपके लिए नए हैं।
तो आज चलिए हम इनका भूमिका बनाते हैं। तो चैप्टर की भूमिका बनाते हैं, बढ़ते हैं आगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ओवरव्यू है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए समझते हैं विभव क्या होता है। विभव क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, आप जान लीजिए। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़े थे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। दो तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिमाण को हम ज्ञात कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है, पहला तरीका हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम वेक्टर ई से हमने दिखाया था, और किसी आवेश के लिए हमने निकाला था कि Q बराबर Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर होता है। लेकिन एक तरीका और पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, जिसको हम कहते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, जिसको हम V से दिखाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, उसके परिमाण को जानना है वैद्युत क्षेत्र को, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके जान ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है। और दूसरा तरीका होता है वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव होता है, पोटेंशियल के जरिए हम जान पाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में तो हमें इसी तरीके को अपनाना है कि हम विभव के माध्यम से कैसे वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं, उसके परिमाण को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वेक्टर ई, ये किस प्रकार की राशि है, तो देखिए इसमें दिशा होता है, और अगर दिशा है, डायरेक्शन है, तो हम इसको सदिश राशि कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये किस तरीके की राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। लेकिन अगर हम V की बात करें, V में कोई दिशा नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि है, या स्केलर क्वांटिटी हम कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ओके, इसको हम V से दर्शाते हैं, और V बराबर जो होता है, अगर हम किसी पॉइंट आवेश के लिए निकालें, ε0 r होता है। अगर आप E और V को देखें फॉर्मूले में, तो यहां पर r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये सिर्फ दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ये वर्ग के होगा, मतलब ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, और ये r की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अब देखिए कैसे समझेंगे, अब इसको समझिए विभव क्या है।
एक आवेश है, एक आवेश आपने रखा है प्लस क्यू, तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र निकालेगा और इसी के वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं हमने यहां पे पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया है और यहां से R दूरी पर यह बिंदु है। ओके, और इसी के अक्ष के समांतर हमने 2 पॉइंट और ले लिए, एक का नाम रख दिया हमने A और एक को हमने B रखा। इस पर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखा जाएगा Q के कारण। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि A वाले बिंदु पर एक आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, तो हम इसको Q0 से दर्शा रहे हैं। परीक्षण आवेश को हमने रख दिया। अब आप देखिए, तो प्लस क्यू के कारण इस पर ए वाले बिंदु पर जो आवेश आपका परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, इस पर बल कार्यरत होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगेगा, यह वैद्युत क्षेत्र लगेगा इस पर विपरीत दिशा में, यह हम कह सकते हैं F लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर हम इस Q0 को A बिंदु से उठा के किसी अन्य बिंदु हमने B पर अगर हम इसको लेकर के आना है, एक पॉइंट से जो हमारा A है, A से A पर रखे जो पॉइंट Q0 है परीक्षण आवेश, अगर इसको उठा के हमें किसी अन्य बिंदु B पर लेकर के आना है, तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर हम इसको यहां से यहां तक ले आएंगे, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य हमारा वैद्युत विभव के रूप में समाहित होता है। तो अगर हमें वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? अब इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसको प्रॉपर वे में एक बार समझ लेते हैं हम। इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में समझेंगे तो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में, इसको डिफाइन करेंगे अगर हम, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को
के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। देखिए यहां पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक डेफिनेशन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर समझते हैं कैसे हमें डिफाइन करना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, तो मैंने क्या बताया कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, जिससे कुछ दूरी पर क्यू नॉट रखा गया परीक्षण आवेश, और इस परीक्षण आवेश पर इस साइड में, दाहिने साइड में आप देख रहे हो कि कूलाम्बिक बल कार्यरत है। और अगर हम इस पॉइंट ए से क्यू नॉट को उठा के बी पर लेकर आना चाहें, ए से अगर हम क्यू नॉट को उठा करके बी पर लेकर के आएंगे, तो हमें इस EF के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति विभवांतर कहलाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो बातें हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला है कि इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट को हमें उठाकर किसी अन्य पॉइंट पर लेकर के आना है, जो कि हम कार्य कर रहे हैं, और कार्य किसी विपरीत बल के प्रभाव में हमें किया जा रहा है। ठीक है, तो और इसी पॉइंट, तब इसी को हम क्या बोलेंगे? विभवांतर कहेंगे। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो देखिए, आज के लिए बस हम इतना ही रख रहे हैं। कल की जो वीडियो आएगी इसके बारे में हम और भी चीजों को देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पिछला जो चैप्टर था जिसमें हमने NCERT न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी भूमिका बनाई हुई है। कल हम इसके बारे में देखेंगे कि अन्य बिंदुओं पर हम कैसे वैद्युत विभव निकालते हैं, और कैसे हम, जैसे हमने ध्रुव पर निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरीके से यहाँ पर भी अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं पर भी हम निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानेंगे। तो विधिवत तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आप इसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए। और जैसा कि मैं हर बार आपको एक बात बताता हूं कि नोट्स अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम 3 बुक को प्रेफर करते हैं। 3 में आपके पास 2 तो होने ही चाहिए। NCERT तो कंपलसरी है, सबके पास हो। NCERT, नगीन प्रकाशन की बुक, और बालाजी, जिसमें NCERT को सिर्फ आप सिलेबस देखने के लिए करेंगे। आप रीड करिए बस, कोई जरूरी नहीं आप इससे नोट्स बनाएं। यहां से नोट्स आप मत बनाइए। नोट्स बनाने के लिए इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक हो, आपका काम चल जाएगा। आप चाहे नगीन से बुक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर आप बालाजी से। ओके, वैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल में तो यहाँ तक आपको क्वेश्चंस भी हम लिख ही दे देते हैं। तो कोई बच्चा एटलीस्ट अगर वो न्यूमेरिकल, अगर सिर्फ मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अगर नोट्स को सिर्फ आप देख रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट 95+ इन योर फिजिक्स। फिजिक्स में आपका श्योर है, आप 65+ आप थ्योरी जो होती है 70 मार्क्स का, उसमें 65+ आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स वगैरह आप बनाइए, क्योंकि आपके पास देखिए समय कम है, और आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। तो अभी से बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के देखिए चीज़ों को, आपके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका भी है।
क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक काल में आपको कहीं भी आना जाना नहीं है, आपसे कोई मिलेगा नहीं, तो भरपूर समय है, आप इस समय का सदुपयोग करिए और इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।